हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल फिजिक्स विद सायन में। तो टीचर बनना आप लोगों का लाइफ का एम है। आप लोग चाहते हैं टीचर बन के स्टूडेंट्स को मोटिवेट करके एक अच्छा नागरिक और अच्छे देश बनाएंगे। तो आज आपके लिए बहुत ही अच्छा एक मैं अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ, जो है नवोदय स्कूल। मैं इससे रिलेटेड और भी एक वीडियो लाया हूँ जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि केंद्रीय विद्यालय स्कूल केवीएस स्कूल का कैसे टीचर बना जा सकता है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखूंगा, आप लोग वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं हाउ टू बी ए केवीएस टीचर। और अगर मैं आज के वीडियो की बात बोलूँ तो हम लोग आज पढ़ेंगे हाउ टू बी ए एनवीएस टीचर नवोदय स्कूल। तो नवोदय स्कूल के बाद हम लोग सब पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है, ये स्कूल बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, वहाँ का वर्क कल्चर कैसा है और सैलरी कितना मिलेगा। और हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि हम लोग ये जो नवोदय स्कूल है ऑल ओवर इंडिया में इसको कैसे रिक्रूटमेंट होता है, इसका मतलब हमारा पैटर्न क्या है और ये स्कूल बाकी स्कूलों से अलग क्यों है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर एनवीएस स्कूल का मैं बात बोलूँ, नवोदय स्कूल, तो ये जो नवोदय स्कूल है ये क्या है, तो ये एक चेन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल है। ये एक सबसे नंबर वन ये स्कूल क्या है, चेन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड स्कूल्स। तो जितना भी नवोदय स्कूल आप लोग देखेंगे वो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड स्कूल है। और सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब ही पता है किस सिलेबस से पढ़ाया जाता है, इधर सीबीएसई सिलेबस। तो इधर एफिलिएटेड टू सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और किन बुक्स को मेजरली इधर यूज किया जाता है, इधर हम लोग मेजरली यूज किया जाता है एनसीईआरटी का सिलेबस, एनसीईआरटी के सिलेबस और बुक्स ही इन स्कूलों का टेक्स्ट बुक होता है। तो ये आप लोगों को पहले जहाँ पर नौकरी करेंगे, जिस स्कूल के बारे में जाएंगे उसको तो पहले आप लोग उसके बारे में तो जानना पड़ेगा। उसके बाद मैं आऊँगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, पहले जान लीजिए स्कूल है क्या। तो एफिलेटेड टू सीबीएसई, इसके बाद ऑफ कोर्स दिस इज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और क्या है, इसके साथ ऑल ओवर इंडिया हर एक डिस्ट्रिक्ट में इसका एक स्कूल है। ये जान लीजिए ऑल ओवर इंडिया हर एक डिस्ट्रिक्ट में, मैं स्टेट नहीं बोल रहा हूँ, हर एक डिस्ट्रिक्ट हर एक जिला में एक नवोदय स्कूल है। ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया ईच डिस्ट्रिक्ट has one एनवीएस स्कूल। आप लोग जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप लोग बिलोंग करते हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में एक पर्टिकुलर नवोदय स्कूल होना ही होना पड़ेगा। अभी हम लोग बोलेंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ये स्कूल सबसे पहले किस एजुकेशन पॉलिसी के तहत आया है। ये आप लोग का जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन भी आ सकता है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं वो बोलूँ तो सबसे पहले ये स्कूल बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था। और एनवीएस मतलब भी आप लोग को पता है नवोदय विद्यालय समिति, जैसे केवीएस हमने पढ़ा था वैसे ही एनवीएस मतलब नवोदय विद्यालय समिति। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये स्कूल बनाने का पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव ये था कि 1986 का जो एजुकेशन पॉलिसी था, 1986 के एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये स्कूल की स्थापना ऑल ओवर इंडिया किया गया था। और ये किस लिए किया गया था, टू प्रोवाइड क्वालिटी एंड एक्सीलेंट एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स ऑफ रूरल एरियाज एज वेल एज टाउन एरियाज विदाउट एनी रिगार्ड टू देयर फैमिली इनकम। मतलब टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू all students irrespective of their caste, creed और family background and income। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बैकग्राउंड एंड इनकम।
किसी भी बच्चे का फैमिली इनकम कितना है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसको इधर डिस्टिंग्विश नहीं किया जाता। हर एक बच्चा जिसका पिता करोड़पति है या जिसका पिता का इनकम बहुत ही कम है, बहुत ही नेग्लिजिबल है, दोनों के बच्चों को ही स्कूल में एडमिशन मिलेगा। एडमिशन का मोड है, एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसके बारे में आऊँगा थोड़ी देर बाद। लेकिन यहाँ पर जो होगा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसको मैं अभी आ रहा हूँ। तो इसका मेन मकसद था ऑल ओवर इंडिया के हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक नवोदय स्कूल होगा। एक नवोदय स्कूल में किसी भी बच्चों को एडमिशन करवाया जा सकता है। उनका कास्ट नहीं देखा जाता, उन कहाँ से बिलोंग करते नहीं देखा जाता, उनका फैमिली इनकम नहीं देखा जाता। और अगर मैं बोलूँ इसका और एक क्राइटेरिया क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक ही नवोदय स्कूल हो सकता है। वन डिस्ट्रिक्ट में वन एनवीएस स्कूल होगा और इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो स्टूडेंट्स है वही एलिजिबल है उस स्टूडेंट्स में, मतलब स्टूडेंट्स ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट। अगर मैं बोलूँ, जैसे अगर मैं पश्चिम मेदिनीपुर बोल दूँ, या आप लोग का उड़ीसा का कोई जिला हो गया, बिहार का कोई जिला हो गया, कोलकाता हो गया, या हम लोग दिल्ली चले गए, किसी भी जगह में जिसका भी एक डिस्ट्रिक्ट हो जाए, मुंबई चले गए, वहाँ पर जिस डिस्ट्रिक्ट में बच्चा बिलोंग करता है उस डिस्ट्रिक्ट के अलावा बाहर का कोई बच्चा वहाँ पर एडमिशन नहीं ले पाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल, बिहार के किसी जिले में कोई बच्चा उड़ीसा के जिले में कोई नवोदय स्कूल एडमिशन नहीं ले पाएगा। या मैं अगर बिहार का बोलूँ जो पटना में रहता है और एक बच्चा जो फरीदाबाद या इस इलाका में रहता है, तो दोनों का जगह में बहुत डिफरेंस है। वहाँ का बच्चा पटना से फरीदाबाद एडमिशन नहीं ले पाएगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है और इसी मकसद से बनाया गया था कि नेटिव स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिले अपने स्कूल का। तो सबसे पहले मैं बोल देता हूँ कि स्टूडेंट्स ऑफ one district cannot take admission in NVS school of other district। ये सबसे पहले आप लोगों को जानना पड़ेगा। अगर आप टीचर भी ना अगर अपने बच्चों को नवोदय स्कूल में भर्ती कराना चाहते हैं तो ये क्राइटेरिया जान लीजिए। अभी यहाँ मैं बोलूँ कि इधर मैं फैमिली इनकम के बारे में क्यों बोल रहा हूँ, इसका अगर फीस सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। अगर मैं बोलूँ इसका फीस कितना है तो ये स्कूल बेसिकली क्लास 6 to 8 तक के बच्चों के लिए ही है, प्राइमरी लेवल के बच्चों नहीं है। ये स्कूल है क्लास 6 to 12 स्टूडेंट्स को ही पढ़ाया जाता है इस स्कूल में। और ये एक रेसिडेंशियल स्कूल है। रेसिडेंशियल यानी उधर ही बच्चे रहेंगे, उधर ही रह के पढ़ाई करेंगे, उधर ही स्कूल टाइमिंग के बाद उधर के हॉस्टल में रहेंगे, उधर के मैदान में ही खेलेंगे। तो ये क्या है, दिस इज ए रेसिडेंशियल स्कूल। इसे रेसिडेंशियल स्कूल। और यहाँ का जो बच्चों का जो फीस है, अगर मैं फीस बोलूँ तो ऑब्जेक्टिव और भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अप टू क्लास 8 बच्चों को फ्री एडुकेशन दिया जाता है। फ्री एडुकेशन, हॉस्टल फ्री भी फ्री रहता है, यूनिफॉर्म का खर्चा भी फ्री रहता है, खाने का खर्चा भी फ्री। एंटायर सब कुछ कौन स्पॉन्सर करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर करेगा। तो अप टू क्लास 8 सब कुछ फ्री है। क्लास 9th ऑनवर्ड्स ओनली ₹600 पर मंथ ही चार्जेस लगेगा। ओनली 600 पर मंथ। बहुत देख पा रहे हैं, 600 रुपया पूरा महीना में खर्चा कर रहा था। मतलब कितना नेग्लिजिबल है, इतना नेग्लिजिबल अमाउंट लिया जाता है। और भी अगर गर्ल्स हो जाए या कोई भी अगर जिसका फैमिली इनकम बहुत कम है, कोई भी स्टूडेंट जिसका फैमिली इनकम लो है, उनका तो पूरा एंटायर कोर्स ही फ्री रहता है। कभी भी क्लास 12 तक उन लोगों को कोई भी फीस देने का जरूरत नहीं। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। और जिन सब बच्चों के पिताजी या माताजी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं, क्योंकि उनको एक बच्चों का अलाउंस दिया जाता है, बच्चों का एडुकेशन अलाउंस दिया जाता है, उन लोगों को 1500 रुपया पर महीना देना पड़ता है। फॉर पेरेंट्स या फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, सिर्फ जिनके माता पिता सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं उन्हें ही सिर्फ 1500 रुपया महीना देना पड़ता है। लेकिन इसके अंडर भी अगर किसी बच्चे का किसी माता या पिता सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहीं दूसरे जगह काम करते हैं तो उनको भी 600 पर मंथ ही देना पड़ेगा। तो समझ पा रहे हैं, ये फीस स्ट्रक्चर देख के तो आप लोग समझ ही गए कि कितने महान उद्देश्य से स्कूल को बनाया गया, कि इसमें मोर और मोर फोकस होगा सिर्फ किसमें,
क्वालिटी एजुकेशन में एट फुल्ली फ्री ऑफ कॉस्ट। ये 600 पर मंथ नेग्लिजिबल है, और अगर आप गर्ल्स होते हैं तो गर्ल्स के लिए आपको तो फ्री हो ही जा रहा है, और जिनका फैमिली इनकम लो उनको लिए भी फ्री। तो हो गया, समझ गए। तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ नवोदय स्कूल की स्थापना हुई थी। अगर मैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अभी मैं बोलूँगा, तो समझ गए, ऑब्जेक्टिव समझ गए। अभी हम लोग इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करें, तो देख लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो मैं बोलूँगा, उसके पहले जो एग्जाम कराया जाता है उसका कंडक्टिंग बॉडी कौन है बोलिए, तो एनवीएस, नवोदय विद्यालय समिति। तो अगर मैं एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया की बात करूं तो यहाँ पर 2 कैटेगरीज के टीचर मेनली होता है, जो कि टीजीटी और पीजीटी, कि वह क्लास 6 से क्लास 12 तक, क्योंकि 6 से 12 क्लास तक है। तो यहाँ पर 2 टाइप के टीचर का रिक्रूटमेंट होता है। इधर पीआरटी टीचर का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इधर प्राइमरी लेवल बोर्ड एजुकेशन नहीं है, यहाँ सब है 6 to 12। तो यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा किन किन एलिजिबिलिटी के लिए, दैट इज टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, इनके एलिजिबिलिटी के बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, उसके बाद डिस्कस करेंगे पीजीटी, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ के अगर आप लोग प्रिंसिपल के पोस्ट में अप्लाई करते हैं तो प्रिंसिपल के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, इन 3 क्राइटेरिया के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूँ टीजीटी या ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का अगर मैं एलिजिबिलिटी के बारे में बात करूँ तो देख लेते हैं। टीजीटी यानी ये टीचर्स कहाँ तक पढ़ाएंगे, क्लास 6 to क्लास 12 तक पढ़ाने के लिए एलिजिबल है। तो इनका एज लिमिट है, ये अप्लाई जो कर सकते हैं। एज लिमिट क्या है, इनका एज लिमिट है 21 to 35 ईयर्स। ये मैं किसका बात बोल रहा हूँ, जनरल कैटेगरी के लिए। अगर फीमेल है तो उन लोगों के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन रहता है। एससी एसटी या ओबीसी उन लोगों के लिए भी अलग से रिजर्वेशन रहता है, कुछ रिलैक्सेशन ईयर्स रहता है। तो जनरल एकदम नॉर्मल कैंडिडेट से उन लोगों का एज लिमिट है 21 to 35 ईयर्स। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या लगेगा, 2 ईयर ग्रेजुएशन, 2 ईयर ग्रेजुएशन, ये तो लगेगा ही 2 ईयर्स ग्रेजुएशन। इसके साथ आप लोगों के पास बीएड की डिग्री रहना कंपलसरी है। और भी सबसे बड़ा जो कंपलसरी है कि यहाँ पर सीटेट का पेपर, सीटेट का सेकंड पेपर आप लोगों को क्वालिफाई करना ही करना पड़ेगा, सीटेट 2 क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसके साथ और एक इधर हम लोग का एलिजिबिलिटी है वो कि आप लोग को एफिशिएंट होना पड़ेगा हिंदी और इंग्लिश में, एफिशिएंट इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, इन दोनों मोड में आप लोगों को एफिशिएंट रहना पड़ेगा। और इसके साथ एक अनसेट अनस्पोकन एलिजिबिलिटी ये है कि आप लोगों को उधर रहने का प्रिपरेशन भी अपने अंदर रहना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को सिलेक्ट होकर टीचर बन के जाए, आप लोगों को भी स्टूडेंट्स के साथ उधर कैंपस के अंदर रेजिडेंशियल क्वार्टर्स में आप लोग को रहना पड़ेगा। आप लोग घर से जाना नहीं कर पाएंगे, आप लोग को छुट्टी में आप लोग घर जा पाएंगे, लेकिन आपका रहना पड़ेगा आप लोग को भी कैंपस के अंदर। तो ये भी अपना मन में थोड़ा माइंडसेट प्रिपरेशन पहले से सोच लीजिए, नौकरी मिलने के बाद तब नौकरी करते टाइम अगर आप लोग के अंदर ये सब समस्या आ गया तो आप लोग ही फंस जाएंगे। तो ये मैं आप लोग को एक अनऑफिशियल फैक्ट बता दिया। टीजीटी हो गया। अभी हम लोग करेंगे पीजीटी टीचर, जो क्लास 12 तक क्लास लेने के लिए एलिजिबल है। तो पीजीटी, इसका एज लिमिट क्या है, पीजीटी का एज लिमिट, तो पीजीटी का एज लिमिट है 21 to 45 ईयर्स। ये मैं किसका बात बोल रहा हूँ, जनरल कैटेगरी। तो मैं हर एक चीज़ जो डिस्कस कर रहा हूँ सभी जनरल कैटेगरी के लिए है। आप लोग का मन में क्वेश्चन आ सकता है, सर आपने ग्रेजुएशन बोला, मिनिमम कितना % मार्क्स तो आपने नहीं बोला। तो ये कहीं भी मेंशन नहीं है ग्रेजुएशन में आप लोगों को कितना % मार्क्स चाहिए। तो शायद आप लोग ग्रेजुएशन पास होने से आप लोग का हो जाएगा, लेकिन मास्टर्स में जब आप लोग पीजीटी में करेंगे तो मास्टर्स में आप लोग का मिनिमम 50% मार्क्स रहना कंपलसरी है। तो 2 ईयर्स मास्टर्स डिग्री विथ 50% मार्क्स, ये आप लोगों को सिर्फ पीजीटी के लिए 50% मेंशन है, लेकिन टीजीटी के लिए कहीं भी मेंशन नहीं है। इसके साथ आप लोगों को 2 ईयर्स एजुकेशनल टीचिंग यानी बीएड कोर्स भी आप लोग का होना कंपलसरी है, लेकिन इधर आप लोग को सीटेट का सेकंड पेपर क्वालिफाई करने का जरूरत नहीं है। तो सीटेट 2 आप लोग के लिए इधर पीजीटी के लिए जरूरत नहीं है।
अगर मैं बोलूँ इसके साथ आप लोगों को क्या चाहिए, एफिशिएंट इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, तो प्लस मैं बोल सकता हूँ एक ही चीज़ है, एफिशिएंट इन हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आप लोग को एफिशिएंट होना पड़ेगा। अगर मैं प्रिंसिपल के पोस्ट के बारे में बोलूं, अगर मैं प्रिंसिपल के बारे में बोलूं तो प्रिंसिपल का भी एज लिमिट क्या है, प्रिंसिपल बनने के लिए आप लोग को सबसे पहले जो आप लोग को चाहिए वो क्या है, एक्सपीरियंस। तो ये अनऑफिशियली मतलब इधर बोला है 21 to 50 ईयर्स, लेकिन नॉर्मली 21 ईयर्स में कोई भी प्रिंसिपल नहीं बन पाएगा। इसके लिए आप लोग को मिनिमम 30 ईयर्स तक पार होना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोग एक्सपीरियंस अगर आप लोग का नहीं आता, आप लोग प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल हो गए नहीं, अनऑफिशियल रूल है। अगर आप लोग 21 साल की उम्र में चल गए तो आप लोग को इंटरव्यू में आप लोग को आपका एक्सपीरियंस जब नहीं होगा तब आप लोग को नहीं मिले। बहुत ही रेयर कंडीशन में आप लोग 21 साल के एज में प्रिंसिपल, बहुत ही रेयर केस, मैं तो बोल दे रहा हूँ इम्पॉसिबल, छोड़ दीजिए। तो 21 to 50 ईयर्स किस कैटेगरी के बाद बोल रहा हूँ, जनरल कैटेगरी के बारे में मैं बोल रहा हूँ। तो इसके लिए क्या चाहिए प्रिंसिपल सर के लिए, तो इसमें भी 2 ईयर्स मास्टर्स डिग्री विथ 50% मार्क्स, 50% मार्क्स आप लोग को होना कंपलसरी है। और क्या चाहिए आप लोगों को, बीएड डिग्री चाहिए। उसके बाद आप लोगों को चाहिए एफिशिएंट इन हिंदी एंड इंग्लिश, एफिशिएंट इन हिंदी एंड इंग्लिश, इसमें एक्सपीरियंस मतलब इससे एफिशिएंट चाहिए, और आप लोगों के पास कुछ एक्सपीरियंस रहना चाहिए। ये एक्सपीरियंस आप लोग का चेक होगा इंटरव्यू में, तो एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस भी आप लोग को कुछ रहना पड़ेगा। तो ये है एंटायर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बिकमिंग टीचर इन नवोदया स्कूल। अभी अगर मैं एग्जाम पैटर्न के बारे में आऊँ, एलिजिबिलिटी समझ गए, कैमरा में आ रहा है कि नहीं, मैं लास्ट तक देख लेता हूँ थोड़ा कैमरा में सब कुछ आ रहा है कि नहीं। हाँ एकदम बढ़िया आ रहा है कैमरा में। तो अभी अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात बोलूँ तो देख लीजिए क्या है एग्जाम पैटर्न। तो तीनों कैटेगरी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, टीजीटी, पीजीटी और प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए क्या क्या एग्जाम पैटर्न है। तो एग्जाम पैटर्न से पहले कंडक्टिंग बॉडी क्या है, कंडक्टिंग बॉडी ऑफ एग्जाम इज नवोदया विद्यालय समिति। ये जान के रखिए एग्जाम का कंडक्टिंग बॉडी कौन है, एनवीएस कमिटी यानी नवोदया विद्यालय समिति, यह है कंडक्टिंग बॉडी। तो अगर अभी मैं एग्जाम पैटर्न के बारे में बोलना चाहूँ आप लोगों को, एग्जाम पैटर्न, तो एग्जाम पैटर्न मोस्टली क्या है आप लोग का दो मोड में होगा, एक होगा आप लोग का सीबीटी और इंटरव्यू, मतलब आप लोग का रिटन प्लस इंटरव्यू, इन दोनों मोड में होगा। लेकिन रिटन मतलब क्या, रिटन मतलब आप लोगों को ये सब कुछ ऑनलाइन होगा, मतलब इधर रिटन तो है लेकिन एग्जाम क्या होगा, ऑनलाइन होगा, मतलब सीबीटी मोड का एग्जाम होगा, सीबीटी मोड का एग्जाम होगा। तो अगर मैं सबसे पहले टीजीटी के बारे में बोलूं तो टीजीटी का एग्जाम पैटर्न, तो सबसे पहले आप लोगों को तो सीटेट 2 को क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो सीटेट 2 मैं ऑलरेडी बता चुका हूं मेरे केंद्रीय विद्यालय वाले वीडियो में। सीटेट 2 में क्या है, 150 मिनट्स का एग्जाम होता है और आप लोगों को 150 मार्क्स का एग्जाम टोटल देना पड़ेगा। तो इसको आप लोगों को सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ेगा, इसमें कुछ ऐसा क्राइटेरिया नहीं कि इतना % नंबर लाओ इतना लाओ, इसमें आप लोगों को बस और बस क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो सीटेट 2 सिर्फ क्वालिफाई। और इसके साथ अगर मैं बोलूं आप लोगों को, ये तो हो गया, इसके साथ आप लोगों को जब भी पार्ट 2 का जो एग्जाम है, अभी इसके साथ ये तो टीजीटी का सीटेट 2 हो गया। अभी जो इधर का जो रिटन टेस्ट है दैट इज क्या है, सीबीटी मोड का जो एग्जाम है उसका अगर मैं बोलूं तो उधर आप लोगों को क्या क्या एग्जाम देना पड़ेगा। सबसे पहले मैं लिख दे रहा हूँ, अच्छे से देखिए, समझ लीजिए क्या क्या देना पड़ेगा। तो नंबर 1 रीजनिंग, रीजनिंग में आपका रहेगा 10 क्वेश्चन। इसमें कितना नंबर का आप लोग का एग्जाम होगा, 10 क्वेश्चन, 10 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस का भी आप लोगों को 10 क्वेश्चन रहेगा, इधर आप लोगों को होगा 10 मार्क्स का होगा, मतलब हर एक क्वेश्चन 1 नंबर करके है। अगर मैं बोलूं इसके बाद किसका, जनरल अवेयरनेस के बाद आप लोग को होगा टीचिंग एप्टीट्यूड। ये आप लोग को बीएड का सिलेबस है। टीचिंग एप्टीट्यूड कहाँ से सीखेंगे, आप लोग को बीएड में सिखाया जाता है। टीचिंग एप्टीट्यूड का भी 10 क्वेश्चंस, 10 मार्क्स। और इसके बाद आप लोग का आता है नॉलेज ऑफ आईसीटी, मतलब इंफॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेशन, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन। इसके ऊपर जो है मतलब नॉलेज, मेनली सिंपल कंप्यूटर नॉलेज, नॉलेज ऑफ आईसीटी। यहाँ भी आप लोग का
10 क्वेश्चन रहेगा 10 मार्क्स का, और आप लोग का सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट होगा एक तो, जो होगा 80 क्वेश्चन रहेगा। सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट के आप लोग टीचर बनेंगे उसका तो नॉलेज आप लोग को होना ही पड़ेगा, तो 80 क्वेश्चन, और आप लोग इसमें मिलेगा कितना 80 मार्क्स। और ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा, इसका लेवल क्या होगा पता है, इसका लेवल होगा अंडर ग्रेड लेवल, मतलब अंडर ग्रेजुएट लेवल। तो एकदम इजी क्वेश्चन नहीं होगा, आप लोग ग्रेजुएशन में जो पढ़े हैं उसके ऊपर ही क्वेश्चन होगा, तो दैट इज अंडर ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन होगा आप लोग का सब्जेक्ट स्पेसिफिक। इसके साथ और एक तो है, यहाँ तक तो आपको देखिए कितना हुआ 80 और 40 कितना 120 मार्क्स यहाँ तक हो गया। तो ये आप लोग को 120 मार्क्स में ये आप लोग का मेरिट बेस है। यहाँ तक जो आप लोग दिए इसका होगा आप लोग का मेरिट बेस के ऊपर सिलेक्शन, मतलब ये मेरिट बेस। अभी एक लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होता है, उसमें आप लोग को सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ेगा, ये मेरिट बेस। मैं बोल दे रहा हूँ अच्छे से, फिर मैं बताऊंगा, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ। एक होगा लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, यहाँ पर आपको हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज के ऊपर आप लोग का टेस्ट लिया जाएगा। हिंदी में आप लोग का 10 क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश में 10 क्वेश्चन, और रीजनल लैंग्वेज जो आप जो लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे जिस रीजन में आप हैं। अब अगर बंगाल में आप लोग बंगाली सिलेक्ट कर सकते हैं, उड़ीसा में उड़िया, फिर बिहार में भोजपुरी, किसी भी टाइप का, मुंबई में मराठी, किसी भी टाइप का रीजनल लैंग्वेज आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, आपके मर्जी है। आप लोग बंगाल में रह के भी उड़िया, या आप लोग का जो पंजाबी लैंग्वेज आप लोग जो भी सिलेक्ट कर सकते हैं रीजनल लैंग्वेज, उसमें कोई बाधा नहीं है। ये आप लोग को इंडिपेंडेंस, आप लोग कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से टोटल आएगा 30 मार्क्स। तो टोटल टेस्ट कितना नंबर का हो 130, टोटल 150 मार्क्स का टेस्ट हुआ। लेकिन मैं जो बोल रहा था, इस 150 में 120 मार्क्स जो होगा ये आप लोग का मेरिट बेस, आपका रैंक डिसाइड होगा, इसमें आप लोग को कितना आता है। और इसमें आप लोग को मिनिमम, इसमें आपको मिनिमम 40%, मतलब सिर्फ इसमें मिनिमम 40% स्कोर इन ईच लैंग्वेज। मतलब अभी आप लोग अगर 30 पर, मतलब 30 मार्क्स में 40% क्या होता है, आप लोग अगर 30 में आप लोग 40% मार्क्स लेके आएंगे तो आप लोग एलिजिबल नहीं है। इन तीनों में आप लोगों को 40%, मतलब 10 क्वेश्चन के अंदर 4 आप लोग करेक्ट करना पड़ेगा। इधर इंग्लिश में 10 में 4 करेक्ट करना पड़ेगा, रीजनल लैंग्वेज में 10 में 4 करेक्ट करना पड़ेगा। इंडिविजुअली हर एक क्वेश्चन, हर एक लैंग्वेज के एग्जाम में आप लोग को 40% स्कोर करना पड़ेगा इंडिविजुअली हर एक क्वेश्चन में। मतलब ये नहीं है टोटल आप लोग को 12 क्वेश्चन ही सॉल्व करना पड़ेगा मिनिमम, 30 में आप लोग को 12 मार्क्स आना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज में 6 करके आ गए और हिंदी में 0, तो आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे। आप लोग को तीनों में ही आप लोग को मिनिमम 40% रखना पड़ेगा। अगर आप लोग 30 आउट ऑफ 30 लाते हैं तो बहुत अच्छा ये आपके लिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये एलिजिबिलिटी है कि आप लोग को इसको सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो आपका रैंक इस मार्क्स से डिसाइड नहीं होगा, आपका एलिजिबिलिटी से डिसाइड होगा। 30 मार्क्स के अंदर 12 मार्क्स आप लोग को मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा, दैट इज 40%। लेकिन आप लोग का मेरिट डिसाइड होगा इस 120 मार्क्स से। और बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर इधर क्या नेगेटिव मार्किंग नहीं है? हाँ, ऑफकोर्स नेगेटिव मार्किंग है, दैट इज -1/4 करके रिड्यूस होगा। आपके एक गलत आंसर करेंगे -1/4 करते 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 रिड्यूस होता जाएगा। तो ये है पूरा टीजीटी का एग्जाम पैटर्न लेवल। अगर मैं बोलूं पीजीटी टीचर का, अगर मैं नंबर 2 बोल के पीजीटी बोलूं, तो सबसे पहले तो मेरा सीटेट 2 हट जाएगा। सीटेट 2 नहीं होगा तो पैटर्न सेम ही रहेगा, सिर्फ रीजनिंग में इधर हो जाएगा 20 क्वेश्चन, इधर हो जाएगा 20 मार्क्स, और इधर हो जाएगा 130। और इधर जो हमने रीजनल लैंग्वेज बोला, ये रीजनल लैंग्वेज हट जाएगा, रीजनल लैंग्वेज हट जाएगा। सेम पैटर्न रहेगा पूरा, सिर्फ इधर 10 नंबर बढ़ गया, इधर 10 नंबर कम गया। और इसका भी सेम क्राइटेरिया है, 40% स्कोर करना पड़ेगा। टोटल 150 मार्क्स का आप लोग टेस्ट देंगे। ये दोनों मोड ही होगा, जो दोनों पीजीटी और टीजीटी दोनों ही मोड होगा किसके ऊपर? दोनों ही मोड होगा सीबीटी, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के ऊपर होगा। तो पीजीटी का भी रीजनिंग से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, नॉलेज ऑफ आईसीटी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। सब्जेक्ट स्पेसिफिक, सिर्फ इधर सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो होगा ये अंडर ग्रेजुएट था, ये क्या लेवल हो जाएगा? ये हो जाएगा पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। ये आप लोग का हो जाएगा पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। और यहाँ फिर से 130 मार्क्स के ऊपर आप लोग का मेरिट बेस होगा। समझ गए? अगर अभी मैं बोलूँ प्रिंसिपल के लिए, प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए क्या एग्जाम पैटर्न है? फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल के लिए सबसे पहले
फिर से रीजनिंग में आएगा इधर सिर्फ 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, लेकिन जनरल अवेयरनेस में आप लोग को आ जाएगा 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। और टीचिंग एप्टीट्यूड थोड़ा चेंज हो जाएगा और इधर मेरा लैंग्वेज कंपटीशन टेस्ट घुस जाएगा, मतलब इधर थोड़ा मुझे मिटाना ही पड़ेगा। इधर आप लोगों को जो होगा यहाँ पर जनरल अवेयरनेस और -1/4 हर कैटेगरी में है, इसको याद रखिए। तो इधर आप लोग का फिर आ जाएगा, ये तो हो गया 10-20 और इधर एक तो आएगा लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जो कि आप लोग का हिंदी और इंग्लिश के ऊपर होगा। इसके अंदर 10 क्वेश्चन, इसके अंदर 10 क्वेश्चन, तो दोनों मिला के कितना हो रहा है 20 मार्क्स हो रहा है। तो ये एक तो हो गया, ये एक तो हो गया। इसके साथ आप लोग का जो और एक तो होगा, एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। इसके बाद आप लोग का सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट, ये आप लोगों का होगा 50 मार्क्स का होगा, यहाँ पर 89 50 मार्क्स का होगा। लेकिन क्योंकि प्रिंसिपल सर मेजरली क्लास नहीं लेते, प्रिंसिपल सर का बहुत ही एडमिनिस्ट्रेटिव काम रहता है, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट हो जाएगा आप लोगों का 50 मार्क्स का। और एकदम लास्ट में आप लोग का जो होगा दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि आप लोग का एडमिनिस्ट्रेशन का काम रहना पड़ता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस का आप लोग का टेस्ट होगा। आप लोग कैसे नॉलेज है, आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे संभालेंगे, उसके ऊपर भी आप लोग का बहुत एक वेटेज का क्वेश्चन होता है, दैट इज 50 मार्क्स का होता है। मतलब इधर भी आप लोगों का करना पड़ेगा 50 क्वेश्चंस, इधर भी 50 क्वेश्चंस, तो टोटल आप लोगों का क्या आ रहा है, इधर प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए भी आप लोगों को 150 मार्क्स का टोटल टेस्ट होगा। लेकिन यहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं है कि इधर आप लोग को मिनिमम 40%, प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए इधर आप लोग को अच्छा जितना स्कोर करें, क्योंकि ये 150 मार्क्स ही आप लोगों का क्या है, मेरिट बेस है। तो 150 मार्क्स और टोटल टाइम पीजीटी टीजीटी और प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए टोटल टाइम आप लोग को ये ऑनलाइन मोड एग्जाम देने के लिए मिलेगा 3 आवर्स, दैट इज 3 आवर्स का आप लोग को टाइम मिलेगा। तो 150 मार्क्स का एग्जाम के लिए आप लोग को मिलेगा 3 आवर्स का टाइम, समझ गए। और जिन कैंडिडेट्स का ये सब क्वालिफाई होगा, जो रिटर्न क्वालिफाई होगा, उन लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और इंटरव्यू में आप लोग का स्कोर कैसा होता है, इन दोनों को मिला के आप लोग का देखा जाएगा कि आप लोग इस जॉब के लिए एलिजिबल हो या नहीं है। आपके परफेक्ट अगर होते हैं तो आप लोग को नौकरी मिलेगा। तो ये आप लोग समझ गए ओवरऑल कैसे आप लोग एनवीएस से नवोदय स्कूल के टीचर बन सकते हैं। लेकिन एक मैसेज मैं आप लोग को देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग टीचर बनना चाहते हैं तो अपना आपका अंदर से ये मतलब मैसेज आना चाहिए कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ, मैं नौकरी चाहिए इसलिए मैं टीचर बनना चाहता हूँ, ऐसे करके टीचर मत बनिए। अगर आप लोग टीचर बनना चाहते हैं, आप लोग कुछ समाज में चेंज लाना चाहते हैं, तो ही आप लोग टीचर बनिए, नहीं तो टीचर जॉब आप लोग को सूट नहीं करेगा। 1 साल 2 साल 5 साल नौकरी करने के बाद आप लोग जॉब से फेडअप हो जाएंगे। जब तक आपके अंदर से, आपके दिल से ये आवाज़ नहीं आता कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ, तब तक आप टीचर के लिए मत जाइए। बहुत सारे नौकरी है, उसमें जाइए। टीचर से वही कैंडिडेट जाइए जिनका अंदर से एक आग है, मुझे समाज में कोई चेंजेस लाना पड़ेगा, वही सिर्फ टीचर बनने के लिए जाइए। ये मेरा एक पर्सनल आप लोगों के लिए रिकमेंडेशन है। तो इसके साथ अगर मैं बोलूँ वर्क कल्चर कैसा होता है, तो यहाँ का वर्क कल्चर बहुत ही अच्छा है। आप लोग तो लाइफ से इंटरेक्ट करेंगे, बच्चों से इंटरेक्ट करेंगे, आप लोग दिन रात उन लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, आप लोग उनको समझाएंगे कैसे कैसे पढ़ाई करना पड़ता है, कैसे कैसे लाइफ का सीख देंगे बच्चों के साथ। कैंपस में रहेंगे तो शाम में बच्चों के साथ आप लोग खेल भी सकते हैं। तो वर्क कल्चर बहुत ही अमेजिंग है। आप लोग रियल लाइफ के साथ इंटरेक्ट करेंगे। बाहर के दुनिया में इतना पार्टी पॉलिटिक्स, कोई भी कंट्रोवर्सी में मत जाइए। इतना कुछ है, इतना कुछ, ये इसके बारे में कुछ बोल दिया, वो उसके बारे में कुछ बोल दिया, इसका झमेला हो गया। आप लोग इससे अलग होकर बहुत ही शांत माहौल में आप लोग अपना काम करेंगे, जिसमें आप लोग को मजा आएगा। तो वर्क कल्चर बहुत ही अमेजिंग है। और सैलरी की बात अगर मैं बोलूं तो सैलरी इधर बहुत अच्छा सैलरी मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के पे स्केल में आते हैं, तो आप लोग अगर पीजीटी या टीजीटी टीचर है, आप लोग का पे स्केल 6 होगा, पे स्केल 6 मैट्रिक्स। जो लोग जानते हैं जॉब्स के बारे में मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोग समझ पा रहे हैं। मैं अगर बेसिकली इजी भाषा में बोलूँ, अगर आप लोग टीचर बनते टीजीटी पीजीटी, तो टीजीटी का टीचर आप लोग को 70,000 के आसपास आपका इनकम आ जाएगा, और पीजीटी 80,000 के आसपास आ जाएगा, और प्रिंसिपल के पोस्ट में 90,000 टू 1 लाख के आसपास आप लोग का मंथली इनकम है। तीनों में बोला मंथली इनकम आप लोग का ऐसा कुछ आएगा। तो बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी हर एक कैंडिडेट के लिए। मैंने डिस्कस कर दिया कैसे आप लोग नवोदय स्कूल एनवीएस स्कूल के अंडर एनरोल हो सकते हैं और उधर अपना जॉब ले सकते हैं।
तो अगर आज का वीडियो आप लोग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं ऐसे ही हर एक फील्ड में, कौन किस फील्ड में जाना चाहता है, हर एक चीज़ का मैं आप लोगों के लिए अभी रेगुलर वीडियोस ला रहा हूँ। मैं नेक्स्ट दिन और एक किसी नया स्ट्रीम के बारे में वीडियो लाऊंगा। तो अगर आप लोग हर एक चीज़ का नॉलेज गेन करना चाहते हैं और बहुत ही ईजी वे में, क्योंकि मैं कभी भी कॉम्प्लेक्स वे से नहीं समझाता हूँ, मैं जो आप लोग समझेंगे उसी भाषा में समझाता हूँ और सब कुछ मैं एक ही वीडियो के अंदर करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग को सिर्फ सब्सक्रिप्शन का बटन ही दबाना है। तो सब्सक्राइब करके आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा वीडियो भी इधर एंड करेंगे। आप सभी लोगों को थैंक यू।